पीछे वाले सोचते झगड़े हो जाए, कुछ भी नहीं अपने पास, नेल कटर लाए, नेल कटर लाए, नखुन भी नहीं कट रहा उससे, खराब वाला है। लेकिन माहौल माहौल डरा देता है। साइकोलॉजिकली बना रखा है दिमाग में फिजिक्स बहुत टफ है नीट वालों ने, तो उनको फिजिक्स टफ लगता है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स कॉन्सेप्ट। इफ यू फील फिजिक्स यू कैन डू, इफ यू फील फिजिक्स देन ओनली यू कैन डू। भाई वो आज तो आएगा, तो पहले लेक्चर पर एनर्जी था, अब उसने घड़ी लगा दी। अब क्वेश्चन सॉल्व क्यों रहा है? स्ट्रेस के कारण कि कैसे मेरा नीट का क्वेश्चन उसी डे में सॉल्व हो, कोई 3 घंटे टाइम होता नहीं। नीट प्रयास बैच 2026 में आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। उसका नाम है वर्क पावर और एनर्जी। में वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में किस तरीके से आते हैं, कैसे आप अपने आप को वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्या पैटर्न होता है एग्जाम में पढ़ने का। क्या होता है, आप बहुत सारी मेहनत करते हो और आपको आउटकम कुछ नहीं मिलता। वो आपका आउटकम इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, स्मार्ट वर्किंग नहीं होते। मतलब आपको जितने क्वेश्चंस पढ़ा जाते हैं आप उतने क्वेश्चन सीख जाते हो, कर लेते हो, लेकिन एग्जाम में नया सवाल आता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नीट की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि 2013 में भी आया, 23 में भी आया, 25 में भी आया, 27 में भी आएगा। नहीं, एक क्वेश्चन एक बार एक जैसा चलता है। तो आपको अगर ये बात समझ में आती है तो आप किसी भी तरीके से अगर थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ लो, क्योंकि जहां पर दिल लग जाता है वहां पर आउटकम्स निकलने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप दिल लगा के पढ़ लेते हो तो आपको आउटकम्स मिलने लग जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि पेपर कैसा सेट होता है, पेपर के अप्रोचिंग पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके तैयारी होना चाहिए, क्या उसके अंदर हॉट लीड टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए। तो नीट की एग्जाम की तैयारी अगर अपन इस तरीके से करते हैं तो हमको बहुत अच्छे आउटकम मिलेंगे। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स MP09 पे मैं आनंद शुक्ला पूरा नीट का कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ, एग्जाम बेस्ड, कंसेप्चुअल और सब कुछ। तो सबसे पहली बात कि नीट के अंदर वेक्टर का जो क्वेश्चन है, आप देखिए जो पहला क्वेश्चन नीट के अंदर आ रहा है वो वेक्टर फॉर्म में आता है। अब दो वेक्टर की अगर बात करता हूं कि वर्क की बात करता हूं मैं, वेक्टर फॉर्मेट की बात करता हूं मैं, तो यहां कुछ ऐसा होने वाला है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा F वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट हुआ S वेक्टर और एंगल बन गया थीटा। ये कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन फटाक से पकड़ में आ जाएगा। अब आपको निकालना है इसके अंदर इफ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो आपने जो बोला वर्क डन, वो वर्क डन होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब यहां पर आप अगर इसको रिजॉल्व करते हो तो बनता है एफ एस कॉस थीटा। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी पिक्चर अलग है। जैसे जैसे यहां पर आपको ए वेक्टर बोला है 2i प्लस 3j प्लस 8k, ये इसका ए वेक्टर है। और इसके अंदर मैं दूसरे वाले को बी वेक्टर नाम देता हूं माइनस 4i प्लस 4j प्लस अल्फा के। अब ये 2005 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ सवाल। अब आप बोल रहे हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा एंगल कितना हो गया और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर है ए बी cos थीटा, तो ये पूरा क्या हो गया। तो यहां पर अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूं तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये सब एग्री करते हो सब इस बात से? अगर आप इस बात से एग्री करते हो, क्योंकि बारीकी पकड़ोगे तो आंसर आएगा। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर मैंने करा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो मुझे लिखना है 2i 3j माइनस 4i 4j अल्फा के। अब i डॉट i j डॉट j k डॉट k एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि ये कैसा है, परपेंडिकुलर। अगर ऐसा हुआ तो ये आ गया कितना 4, इधर आया कितना हुआ -4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ अल्फा बिकम्स -1/, और ये रहा इसके अंदर बी ऑप्शन -1/2। तो मैंने क्या बोला कि पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, वो होता है ए बी कॉस थीटा। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री और कॉस 90 0। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0। तो आई थिंक ये पहला सवाल हर किसी के दिमाग में मक्खन की तरह आ गया होगा और ये समझ में आएगा क्वेश्चन को करते कैसे। ठीक है, अगर ये अपने को समझ में आ गया तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, द वेक्टर सम ऑफ 2 4 इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सम ऑफ देयर डिफरेंसेस। वेक्टर सम ऑफ 2 4 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सम ऑफ देयर डिफरेंसेस। ये कब होता है? अब आप दिमाग लगा बताएं मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है, फटाफट दिमाग लगाएं।
ठीक है, सभी ने अपने अपने एंड पर दिमाग तो लगा ही लिया होगा। अब देखें, आपको बोला वेक्टर का डिफरेंस परपेंडिकुलर सम, तो कितना आ गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस माइनस का बी स्क्वायर उधर गया तो ये आ गया। अगर इस तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए तो आंसर क्या आ गया? कौन सा आंसर है? आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात, मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों एक दूसरे से क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कब आया था? 2003 में आया था। अब क्या इस तरीके क्वेश्चन करने में किसी प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को अप्रोच करके अटेम्प्ट करके आंसर निकाल दो। लेकिन कॉन्सेप्ट का पूरा खेल है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से इसके अंदर सॉल्व हो रहा है। अगले क्वेश्चन में एंगल निकालना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस। तो कॉस थीटा क्या होगा? तो कॉस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ए को क्या मॉड्यूलस ऑफ ए लिख सकता हूँ और बी को क्या मॉड्यूलस ऑफ बी लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड है। अब 1994 का एक क्वेश्चन आपको निकालना है कॉस थीटा, ए वेक्टर 3i 4j 5k, 3i 4j माइनस 5k, इसका मॉड्यूलस लिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई के आगे क्वेश्चन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का 5 का, 3 का 4 का 5 का, कितना आया? 50 रूट 50 रूट 50 कितना हो गया? 50। आगे बढ़ते हैं, 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा, आई का आई में मल्टीप्लाई, जे का जे में, के का, ये आपको पता आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या बना? कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन 50 है। और ये 0 कितने डिग्री एंगल पे होता है? तो थीटा 0 होता है 90 डिग्री एंगल पे। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला और मतलब कॉस थीटा। कुछ लोग ए लिखते हैं, इसी को कुछ लोग मॉड्यूलस में ए वेक्टर लिख देते हैं, एक ही बात है। कुछ लोग बी लिखते हैं, कुछ लोग इसी को मॉड्यूलस में बी वेक्टर लिखते हैं, एक ही बात है। अब आप बुक उठाओ 11th क्लास की, इससे टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जो इन्होंने नीट एग्जाम में पूछ लिए, इससे टफ मिल जाएंगे। लेकिन मन में डर साइकोलॉजिकली बना रखा है दिमाग में, फिजिक्स बहुत टफ है नीट वालों ने, तो उनको फिजिक्स टफ लगता है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स कॉन्सेप्ट है। बायो और केमिस्ट्री उतना आपको क्लियर नहीं दिखेगा जितना फिजिक्स क्लियर दिखेगा डेली लाइफ में। ये फैन चल रहा है, वो एसी चल रहा है, लाइट चल रही, कैमरा है, बोर्ड दिख रहा है, सब दूर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल यही है, मोशन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब दूर फिजिक्स है। इफ यू फील फिजिक्स यू कैन डू फिजिक्स, इफ यू फील फिजिक्स देन ओनली यू कैन डू फिजिक्स। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मजेदार सवाल है और आसानी तो हो जाते हैं अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हो। तो यहाँ पर मैं डेली लाइव क्लास के वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए पढ़ते कैसे, पढ़ना क्या है, अंडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ते कैसे और पढ़ना क्या है। फटाफट से नोट डाउन करें, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखें आप बोलिए वर्क डन, तो वर्क डन जब बॉडी मोशन में है तो उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एग्री? तो वर्क डन की बात करूं मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, वर्क डन की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं। तो वर्क डन और एनर्जी वो एक ही टर्म है, बस कैपेसिटी की बात आ गई बीच में। आपसे क्वेश्चन बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार ए एंड बी आर, काइनेटिक एनर्जी ए की कितनी है? 100 जूल, और काइनेटिक एनर्जी बी की कितनी है? 225 जूल्स। सबसे पहले गिवन डेटा लिखो। अब जब बच्चे को बोला था कि आपको नीट के लिए तैयारी करना है, ठीक है, अब बच्चे के अंदर एक फीलिंग आती है नीट के लिए तैयारी करना, 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोले हाँ, बोले कितनी देर में करना है? बोले 45 क्वेश्चन आपको करना है फिजिक्स के, 1 घंटा ले लो, आधा घंटा ले लो, 45 मिनट ले लो, ये कैलकुलेशन कर लो। और पहले दिन से बच्चे को आपने मैराथन दौड़ने उतार दिया। भाई वो आज तो आया ही था, उसका तो पहले लेक्चर है वर्क पर एनर्जी का, अब उसने घड़ी लगा दी। अब क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है इस स्ट्रेस के कारण कि कैसे मेरा नीट का क्वेश्चन उतनी देर में सॉल्व होगा, क्योंकि 3 घंटे टाइम होता है नीट में और 180 क्वेश्चन होते हैं, 45 और वो उधर क्या आता है 45 तो उन दोनों में भी ना, तो ये पैटर्न होता है। अब बच्चा फंस गया, अब उसके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करने ज्यादा क्या चल रहा है, मेरा कितने समय में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और जहां उसको लगता है टाइम ज्यादा लग रहा है घबराने लग जाता है और वो प्रैक्टिस में हार ही जाता है। भाई प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर टाइमर मत लगाओ, पहले क्वेश्चन को करना सीख लो फिर टाइमर लगाना। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि आप टाइमर लगाओगे तब गिवन नहीं लिखोगे, गिवन नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। आपने दुनिया भर की कहानियां पढ़ ली और आपको कभी फिजिक्स नहीं आया तो किस काम का? आप इस तरीके से पढ़ो कि जो पढ़ लिया आप वो आता है, चैप्टर पूछ लो कुछ भी कहीं से भी। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग बिगिनर कैटेगरी के हैं तो। अब ऑन अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ए स्टॉप, डिस्प्लेसमेंट बाय ए 1000 मीटर और बी स्टॉप आफ्टर 1500, ये ए स्टॉप 1000 मीटर, बी स्टॉप 1500 मीटर, ठीक है। If force F and FB are forces applied by the brake on car A and B, the force of A and B are, अब सुनना मेरी बात को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, फोर्स ऑफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, फोर्स ऑफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फोर्स ऑफ ए कितना होगा बोले पता नहीं, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 1000, फोर्स ऑफ बी पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 1500, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 100, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी 225, एग्री। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 25 4 जा 100, 25 9 जा 3 3 जा, ठीक है, 2 2 जा, आंसर क्या आ गया? ये रहा डी आंसर, ये डी आंसर। फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ बी का रेशियो कितना आ गया? 2 बाय, ये खत्म खेल, ये खेल गया, आप आगे आंसर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, लेकिन इसका डेरिवेशन कहां से शुरू हुआ था? 11th क्लास में मास्टर ने पढ़ाया होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आपको जो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा उसने बताया होगा डेरिवेशन कहां से शुरू होता है, काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन से, F इंटू एस, अब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन मतलब v²/2s, थर्ड इक्वेशन, फिर एस से एस कटा तो 1/2 mv²। तो जहां से शुरू हुआ डेरिवेशन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, वो भी काइनेटिक एनर्जी ही है। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर है? तो ये देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और ये क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपके तो पुराना क्वेश्चन होगा, 2025 का क्वेश्चन, अब भी इस साल अप्रोच करा है लोगों ने इसको, ये 2026 बैच प्रयास बैच की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे, 2025 का क्वेश्चन अभी अप्रोच हुआ। क्या ये क्वेश्चन टफ था? कि क्या आप इससे 11th में टफ कर चुके हो? कर चुके हो। क्वेश्चन टफ नहीं होता, डर, इंसान को मारना तो पहले उसको डर पैदा कर दो, फिर उसके सामने आप खड़े हो जाओगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ा पहलवान है, वो आपके डर के कारण ही दब जाएगा, और तुम जानते नहीं हो कौन, लेकिन बताने वाले नहीं जानता हो कौन। भैया हैं हमारे मोहल्ले में, नाम चलता है, 4 लोग पीछे खड़े हैं, वो और डरपोक उनसे आता, आगे भैया खड़े, 3 लोग आए डरे डरे माला पहना दी, अब हो गए दमदार भैया। भैया बात करना चाहते हैं आपसे। अरे भैया बात की क्या बात हो गई, बोल तो दिया इनने, हम कर तो देंगे हम आपका काम, पहले बात होगी। अरे भैया हो गई ना बात, अब वो डरा बैठा है बेचारा, क्योंकि भैया माहौल बन गया, भैया उससे आ डरे हुए हैं, पीछे वाले सोचते झगड़े नहीं हो जाए, कुछ भी नहीं अपने पास, नेल कटर लाए, नेल कटर लाए, नखून भी नहीं कट रहा उससे, खराब वाला था घर पे, लेकिन माहौल माहौल डरा देता है। तो ये माहौल जो बना हुआ जबरदस्ती का, नीट फिजिक्स बहुत टफ है, ये माहौल डरा बैठा, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। An object moving along horizontal x direction with kinetic energy 10 जूल, किस काइनेटिक एनर्जी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? सबसे पहले क्या लिख लेना चाहिए एक स्टूडेंट को? गिवन, डिस्प्लेस्ड थ्रू, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अंदर? 3i, ठीक है। बाय द फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है? काइनेटिक एनर्जी एट द एंड, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब एक बच्चे को एक क्वेश्चन मिला 2024 में, रिसेंट क्वेश्चन, अभी कुछ लोगों ने हल्ला मचाया था 25 के ऊपर, वो टफ आया है, वो टफ क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था, ये 25 का क्वेश्चन हल्ला मचा था ना, खूब आया था, डर माहौल, भैया है सब जगह वही चल रहा, भैया है, देख लेना आप, फिर बात कर लो भैया से अगर आपको कुछ है तो। कौन है भैया? वो भैया वो खड़े, भैया डरे हुए पीछे 4 डरे हुए, लेकिन माहौल भैया है, नीट है, फिजिक्स है, टफ है, ध्यान देना। गए आदमी बोलता बहुत टफ होएगा, निकला कुछ भी नहीं, लेकिन डरा ही बैठा हुआ है। अरे साफ साफ बोल के रस्सी फेंक दी किसी के ऊपर अंधेरे में, तो अटैक ही आ गया, क्यों सांप आया,
बाद में मालूम पड़ा वो नायलॉन की रस्सी थी। माहौल माहौल में कभी नहीं फंसना चाहिए। चलो 2024 का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले गिवन लिखो। अब किसी ज्ञानी ने बता दिया कि 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मेरे पास आते हैं बच्चे नीट के पढ़ने, जो इंदौर के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा तो अपने पास अप्रोच करते हैं। मॉर्निंग में उन्हीं क्लास भी लग रही है। उनका कहना था, सर ने हमको बताया है कि बेटा तुम्हारा जो आंसर है वो तुमको 1 मिनट में निकाल देना है, क्योंकि 180 मिनट है, 3 घंटे है, 60 मिनट का हो गया, तो उनको 1 मिनट में आंसर निकालना। बोला सर मेरा 5 मिनट भी नहीं बनता। वो बच्चा जीवन में इसी चीज से परेशान है कि मेरा आंसर 1 मिनट में कैसे आएगा। उनको 5 मिनट में आता है, बोल नहीं 1 मिनट में काय को निकालना है। पहले 5 मिनट में निकालो, फिर उसको टाइम कम करो, 4, 2, 1.5, 1, 30 सेकेंड। 30 सेकंड में होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अगर मुझे ये आपको समझाना 30 सेकंड में करके दिखा सकता हूँ मैं सॉल्व। समझो समझो बात को। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, जिसमें होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोले बड़े भैया निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोले 10 आई। बोले ठीक है। अब वर्क डन कितना होता है, बोले F इंटू एक्स, फोर्थ इन डिस्प्लेसमेंट, माइनस 2i प्लस, और यहां पर कितना हुआ i डॉट आई 1, तो वर्क डन कितना हो गया, तो कितना रख दूं मैं यहाँ पे। अब अगर मैंने इसको -6 रखा, 10 - 6 क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम है, तू खुदा है, हो गया। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन था, काफी टफ क्वेश्चन। तुमने 11th में इससे सिंपल करे, नहीं टफ करे। 11th क्वेश्चन टफ है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंसीडर अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। क्वेश्चन को पढ़े पहले ध्यान से, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर अ रेन ड्रॉप ऑफ रेन, मास कितना है 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट 1 किलोमीटर। 1 ग्राम की रेन पानी की बूंद है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरी, नीचे गिर रही है ग्रेविटी के अंदर। ग्रेविटी के अंदर जब गिर रही है तो फॉर्मूला वर्क डन का क्या लगेगा। मैंने बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, व्हाट इज वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट। अब पोटेंशियल एनर्जी किसको निकालना नहीं आती पूरी क्लास में, बताओ, 9th के बच्चे को आती होगी। अब ये 2017 का क्वेश्चन था। चलो शुरू करें। तो यहां पर हिट द ग्राउंड विथ स्पीड, कितनी स्पीड से हिट कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड। चल सबसे पहले निकालना वर्क डन, बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी mgh, m कितना है, ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दूं, g कितना है, h कितना है 1 किलोमीटर, किलोमीटर किसमें कन्वर्ट कर दूं, मीटर में, 1000 गया, w कितना आ गया 10 जूल, आ गया 10 जूल, दिख रहा है 10 जूल। इन 4 में 10 जूल कहाँ है, सिर्फ यहां पर। तो सही आंसर कौन सा है इसका, दूसरा पार्ट सॉल्व करना है क्या इसके अंदर, लगेगा ऑप्शन देख के लग रहा है। ये क्वेश्चन 2017 का है, दूसरा पार्ट सॉल्व ही नहीं करना, बता रहा हूं मैं, बताऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाने बैठा हूं, लेकिन दूसरा पार्ट सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि पहले पार्ट से समझ में आ गया कि इसका आंसर होना चाहिए सी वाला, 10 जूल, बिल्कुल सही आ गया आंसर। अब ये लेवल, अब आप सीखोगे तो हो जाएगा, डरोगे तो नहीं होगा। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। जब बॉडी नीचे गिर रही है तो वर्क डन 2 कैटेगरी में जा रहा है, एक तो वर्क डन बाय द बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, और एक एयर रेजिस्टेंस, पढ़ो, G is constant with the value 10, the work done by gravitational force and resistive force of air, resistive force of एक पत्थर, एक कागज का टुकड़ा, छोड़ दो, कौन पहले गिरेगा, पत्थर, कौन बाद में गिरेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ने कागज के टुकड़े पे काम किया है, तो कागज टुकड़े को गिरने में समय लगा है, पत्थर पे काम नहीं किया, तो पत्थर को गिरने में समय नहीं लगेगा, फटाक से गिरेगा। लेकिन अब वैक्यूम आ गया, अब पत्थर कहाँ चले गए, मून के भी आगे गई, मून के आगे से राइट लिया, और राइट लेकर के जो अपना एक गुमटी बनी हुई है वहां चाय पी के आगे बढ़े, वहां पे खड़े हुए, वहां वैक्यूम है पूरा, वहां से छोड़ा पत्थर, हवा, एक जैसे चले आ रहे हैं, आदमी वहां मुड़ता, पत्थर क्या है, समझ में आई बात। तो लहराता हुआ एक जैसा आ रहा है, और दोनों एक साथ जमीन टकराएंगे, मतलब कि ये रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रहा है, लेकिन
अर्थ पे कर रहा है, कागज पे, पत्थर पे नहीं कर रहा, और दो पत्थर ले लिए और दोनों को एक साथ छोड़ा, एक पेन ले लिया एक पत्थर ले छोड़ा, इन दोनों पे एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर पाएगा। हवा क्या रोकेगी उन्हें, जिनके इरादे मजबूत हैं, तो वो क्या हुआ, फट से गिरे। और हवा, पत्थर और पेन दोनों एक साथ गिरेंगे, पेन गिराना नहीं, पूजनी है, पत्थर गिरा सकते हैं। ठीक है, शुरू करूँ। तो यहाँ पर आते हैं अपन, तो ये एयर रेजिस्टेंस आ गया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2m और एक और 1/2m। तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके अंदर, जो का शेप बनाया 0, क्यों, पहले जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, क्या है, ड्रॉप ऑफ रेन, पानी पहले रुका हुआ था और फिर गिरा, तो पानी रुका हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2, मास कितना है 1 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 10 10 10 का स्क्वायर, वर्क डन कितना आएगा, और रेजिस्टिव वर्क डन पता नहीं। ठीक है, यहां पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, तो रेजिस्टिव वर्क डन इज इक्वल टू 1/20 माइनस 10, अरे माइनस 10 रे भाई। ठीक है, तो यहां से रेजिस्टिव वर्क डन कितना आ रहा है निकल के 1/20, ये 50 ले रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी 50 आ रही है क्या, 50 दी हुई क्या, अच्छा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्पीड कितनी है, ये 50 है, वही मैं सोचू एकदम क्या पिक्चर बन गई। 50 का स्क्वायर कितना होगा 25, 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या बचा 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो 5/4 माइनस 10, तो -40 -35/, तो ये आंसर आ रहा है माइनस का 8.75। तो रेजिस्टिव वर्क डन कितना है, अपोजिट टू द मोशन, रेजिस्टिव वर्क डन कितना है -8.75, और ये जो रेजिस्टिव वर्क डन इसके अंदर माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉडी का मोशन नीचे हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है रेजिस्टेंस का वो ऊपर, हवा उसको गिरने से रोक रही है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगा रही है, तो रेजिस्टिव वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में -8.75। यानी बात समझ में, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखे समझे और लिखते जाएं, कैसे करना और लिखते जाएं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम्स और लीव्स अ राइफल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक द अर्थ एट द सेम लेवल विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड तक बुलेट फायर हुई, और 500 मीटर पर सेकंड तो उसने स्ट्राइक करा सेम लेवल ऑफ द अर्थ, द वर्क डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। तो जब बुलेट निकली तो 1000 से 500 पहुंची, तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी हुई, किसने करी लॉस ऑफ एनर्जी, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस एनर्जी लॉस करी, तो जो एयर रेजिस्टेंस है उसके कारण होने वाला वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अंदर, तो वर्क डन इसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल, मैं फाइनल करता हूँ, आपके फॉर्मूले से चलता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये आ गया नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, पहले 1/2m बाहर करो, तो बोले फिर बोले v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m कितना है, m है इसके अंदर 1/100, v स्क्वायर 500 का स्क्वायर, और u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 1000 थी, यहां पर आ गया 1/500 माइनस a माइनस b, 500 माइनस 1000, 500 प्लस 1000, ठीक है। अब इसके अंदर 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ये 15 75 और अपॉन में 2, फिर काटा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0। अब आप बोलोगे सर माइनस में आ रहा है, आंसर तो माइनस में आएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, द वर्क डन ओवरकम द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इधर है और वर्क डन उधर हो रहा है, तो आपका सिंबल जो भी आ रहा है माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा वो प्लस, ये आ गया आंसर, 1 मिनट से कम समय में आंसर निकला है। इतना आसान क्वेश्चन होते हैं, कई बार नीट में आते हैं और आप उसको अप्रोच करते हो, सिर्फ वो डर से बचना है आपको, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक पार्टिकल मूव कर रहा है ए से बी तक, और उसमें फोर्स कितना लग रहा है, ये रहा पार्टिकल, ये मूव करते हुए यहां से यहां तक आ गया, और फोर्स कितना लग रहा है 4i प्लस
3J। तो आपसे पूछा वर्क डन कितना होगा, 2016 का क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन का, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब एस वेक्टर निकालूंगा तो क्या आएगा, बोले S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर। यहाँ पर क्या आ गया, 0i, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते नहीं है, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में लिखने की। और माइनस 2i 5j 0k, 0i माइनस माइनस 2i, तो ये कितना हो गया 2i, 4j माइनस 5j, ये कितना हो गया, और 3k, तो 3k ही रहेगा। ये आ गया एस वेक्टर। अब आपका एस वेक्टर है, आपके पास एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर क्या है 4i प्लस 3j, और ये कितना हो गया 2i माइनस j प्लस 3k, i डॉट i 1, तो 4 2 8, j डॉट j 1, और k है ही नहीं, तो 0k प्लस ये तो 0, 8 माइनस 3 5, तो वर्क डन कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है सी वाला। अब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन को 2016 में अभी पूछा गया, कुछ 5-7 साल पुराना, 8 साल पुराना सवाल है। अब इस क्वेश्चन में क्या टफ, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए करना क्या, क्यों, कैसे, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या, क्यों, कैसे पे सवाल चलते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन के अंदर फिर आपको वर्क डन निकालना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म फोर्स कितना लग रहा है, पार्टिकल मास कितना है, डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन क्या है 2i प्लस k, और यहां से कहां तक लेगा इसको डिस्प्लेस करके 4i प्लस माइनस 4i माइनस 2i, 3j ऐसा का ऐसा ही, और माइनस के 2i प्लस 3j माइनस, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 3i प्लस j 2i प्लस 3j माइनस i डॉट i1 j डॉट j1, k खत्म, नो 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 माना पेन नहीं, नोजुल आंसर, नोजुल इसका क्या आ गया, ये सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या क्लियर, कोई घबराहट, बेचैनी, आंखों में जलन, बालों में डंडा, कोई तकलीफ, आंसर इसका सी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही सी आंसर। अब ये क्वेश्चन वेक्टर से क्वेश्चन में करा रहा हूँ आज के इस लेक्चर में, वेक्टर्स में कितना अच्छा सवाल है, कितनी आसानी से आंसर आ रहा है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि अप्रोच क्या है, व्हाट्स द शुड बी द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 2013 का ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन का। सो आई थिंक ये सबको समझ में आएगा। अगला लेक्चर काइनेटिक एनर्जी पर शुरू होगा, तो ये लेक्चर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कितना समझ में आया, नीट प्रयास बेस 2026 फिजिक्स एमपीएस प्लेटफॉर्म पे मैं आनंद शुक्ला आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं, सिर्फ एक वो डर बनाए रखा है बच्चों के बीच में, जिसके कारण उनको लगता है कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है और हम कैसे ही इसको अप्रोच कर पाएंगे। तो मेरा ये विश्वास है कि बच्चा अगर पढ़ता है दिल लगा के और पूरे फोकस के साथ में, तो बच्चा आसानी से नीट फिजिक्स क्वेश्चन अप्रोच कर लेगा। और यहाँ पर मैं न सिर्फ पीवाईक्यूज बल्कि वर्क पावर एनर्जी के वन शॉट वीडियोस भी अपलोड करूंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ने को यहाँ पर अवेलेबल और बहुत कुछ पढ़ने के लिए आता रहेगा प्रयास 2026 की बैच में, आप सिर्फ प्रयास करते रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी का। और कहते हैं काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, उसका वीडियो जरूर देखें और जितना देखें उतना लिखे, समझे और कमेंट में रिप्लाई करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।